जानेंगे, हम खुद से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। बहुत जल्द यानी कि अगले महीने ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली की सत्ता में अपना 1 साल पूरा कर लेगी। 1 साल किसी भी सरकार के कामकाज के आकलन के लिए बहुत बड़ा अरसा तो नहीं होता, लेकिन जाहिर तौर पर जब सरकार इस पड़ाव पर पहुंचेगी तो तमाम पूरे देश में तमाम मीडिया और तमाम विश्लेषकों के बीच, विशेषज्ञों के बीच इस बात पर डिबेट होगी, बहस होगा और सरकार के कामकाज का विश्लेषण होगा। और जब विश्लेषण होगा तो उसमें एक मुद्दा और भी सामने आएगा और वो मुद्दा है गंगा की सफाई का मुद्दा। जी हां, स्वच्छ गंगा के मिशन को लेकर कि स्वच्छ गंगा का जो सपना था, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है, दरअसल वो सपना हकीकत होने के कितने करीब है, इसका आकलन जरूर होगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा काम है। हालांकि केंद्र सरकार ने पिछले दिनों ही सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है। सुप्रीम कोर्ट में देश को यह आश्वासन दिलाया है कि अगले 3 सालों में, जी हां, साल 2018 तक गंगा को साफ कर लिया जाएगा। लेकिन इसको साफ करने में, गंगा को स्वच्छ करने के सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं और एक बड़ी चुनौती यह है कि जो 764 उद्योग धंधे गंगा के किनारे, 5 राज्यों में गंगा के किनारे हैं और जो रोज लाखों टन कचरा गंगा में प्रवाहित करते हैं, उनका क्या होगा, उनको दरअसल कैसे कंट्रोल किया जाएगा। ये बात आरटीआई यानी सूचना के अधिकार से सामने आई। पिछले दिनों एक सूचना के अधिकार से जवाब में ये माना गया, ये नदी और जल संसाधन मंत्रालय ने माना कि करीब करीब 764 उद्योग धंधे हैं जो गंगा के तट पर बसे हुए हैं देश के 5 बड़े राज्यों में। और विशेषज्ञ मान रहे हैं कि इनको कंट्रोल करना, इनको हटाना और ये जो कचरा बहाते हैं उसको रोकना गंगा की स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। लेकिन चुनौतियां और भी हैं, उन तमाम चुनौतियों पर आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट कि दरअसल आरटीआई से क्या कुछ सामने आया जब गंगा की सफाई को लेकर कुछ सवाल पूछे गए। क्या सच देश के सामने आया सूचना के अधिकार से, वो हम देखते हैं, जानते हैं हमारे संवाददाता विनोद चौधरी की इस रिपोर्ट में। गंगा, जीवनदायिनी गंगा, मां गंगा। उत्तर भारत में 2500 किलोमीटर तक कल कल करके बहने वाली गंगा सदियों से हमारी शुद्धि और उद्धार कर रही है। पर अब वक्त गंगा की शुद्धि का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए सरकार गंगा सफाई के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि 2018 तक यानी अगले 3 साल तक गंगा को स्वच्छ कर लिया जाएगा। लेकिन यह लक्ष्य आसान नहीं है। इसके लिए बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी सामने आई है कि गंगा नदी के किनारे 764 ऐसे उद्योग बसे हुए हैं जो नदी का पानी भी इस्तेमाल कर रहे हैं और गंगा को मैली भी कर रहे हैं। जल संसाधन और नदी विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण ने एक आरटीआई के जवाब में जानकारी दी है कि गंगा नदी के किनारे कुल 764 उद्योग स्थापित हैं, जिनमें 444 चमड़ा उद्योग, 27 रासायनिक उद्योग, 67 चीनी मिलें, 33 शराब उद्योग, 22 खाद्य और डेयरी उद्योग, 63 कपड़ा और रंग उद्योग, 67 कागज और पल्प उद्योग और 41 अन्य उद्योग शामिल हैं। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी तट पर स्थित इन उद्योगों द्वारा प्रतिदिन 112.3 करोड़ लीटर जल का उपयोग भी किया जाता है। इसमें रसायन उद्योग 21 करोड़ लीटर, शराब उद्योग 7.8 करोड़ लीटर, कागज और पल्प उद्योग 30.6 करोड़ लीटर, चीनी उद्योग
33.4 करोड़ लीटर, चमड़ा उद्योग 2.87 करोड़ लीटर, कपड़ा और रंग उद्योग 1.4 करोड़ लीटर और अन्य उद्योग 16.8 करोड़ लीटर गंगा जल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे पहले देहरादून के आरटीआई कार्यकर्ता सुरेंद्र सिंह थापा ने भी जब आरटीआई लगाई तो यह जानकारी सामने आई कि गंगा के उद्गम स्थल से लेकर हरिद्वार तक के 40 गांवों की गंदगी गंगा में सीधे बहाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आरटीआई से यह भी खुलासा हुआ है कि होटलों, गेस्ट हाउसों और आश्रमों की गंदगी सीधे गंगा में डाली जा रही है। 2010 में आरटीआई डालनी शुरू करी है, जिसके बाद मेरे पास लगातार 2013 तक आरटीआई के माध्यम से कई अलग अलग जानकारियां आई हैं अलग अलग विभागों से, जिसमें मुझे कई ऐसी जानकारी मिली कि उत्तरकाशी में जैसे गोमुख में से लेकर हर की पौड़ी तक उत्तरकाशी में 40 गांव हैं, जिसमें 40 के 40 गांव का जो गंदा पानी वो गंगा में जाकर मिल रहा है। हरिद्वार में तो जितने भी वहां के नदी ये होटल हैं और आप होटल व्यवसाय हो गया और रेस्ट हाउस वगैरह हो गए या जो आश्रम वगैरह हो गए, उनका जो गंदा नाले का पानी वो डायरेक्ट जो है सीवर का पानी जो है उसमें गंगा नदी में डाला जा रहा है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गंगा की सफाई के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत कार्य योजना तैयार की है। 2014-15 के केंद्रीय बजट में समन्वित गंगा संरक्षण मिशन नमामि गंगे के लिए 2035 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। जीवनदायिनी गंगा संकट में है। पिछले 30 साल से गंगा की सफाई की कवायद चल रही है। कई सरकारें आई गई, लेकिन गंगा आज भी मैली है। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 साल में यानी कि 2018 तक गंगा की सफाई की योजना बनाए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि इन 3 सालों में गंगा साफ हो जाएगी। दिल्ली से विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। और आज हमारे साथ गंगा की सफाई के मसले पर चर्चा करने के लिए 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं परिचय करा दूं एक एक करके। हमारे साथ एमसी मेहता साहब हैं। एमसी मेहता साहब देश के जाने माने पर्यावरणविद हैं, वकील हैं और 1985 में इन्होंने जनहित याचिका दायर की थी गंगा की सफाई के लिए और तब से गंगा को साफ देखने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं एमसी मेहता साहब। हमारे साथ पटना स्टूडियो से जुड़ रहे हैं बिंदेश्वरी पाठक साहब। बिंदेश्वरी पाठक साहब सुलभ इंटरनेशनल जो एनजीओ है उसके कर्ता धर्ता हैं और देश में सफाई को लेकर, साफ सफाई को लेकर, स्वच्छता को लेकर एक बड़ी मुहिम चला रहे हैं। और हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो से जुड़ रहे हैं चंद्रभूषण जी, जो कि आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और गंगा की सफाई को लेकर चंद्रभूषण जी ने भी कई आरटीआई लगाई हैं, कई मसले उठाए। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले एमसी मेहता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो हमने स्टोरी देखी जिसमें ये सामने आया कि गंगा के जो किनारे, गंगा के तट पर जो है 764 उद्योग जो हैं वो काम कर रहे हैं। क्या आपको लगता है, अब जबकि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में देश को यह आश्वासन दिया है कि 3 साल के भीतर वो गंगा की सफाई का काम पूरा कर लेगी, तो आपको लगता है कि ये जो आंकड़े सामने आए हैं ये इतने चौंकाने वाले आंकड़े नहीं है और ये ऐसा एक लक्ष्य है जिसको अचीव किया जा सकता है? 764 गंगा बेसिन में तो हजारों इंडस्ट्रीज हैं और जब तक अभी उन्होंने ये कहा है कि भाई 500 के लगभग जो है वो चमड़े के कारखाने हैं। चमड़े के कारखाने जो है वो जजमऊ में है, कानपुर के आसपास में, और वो उनसे तो अभी तक 30 सालों से वो 500 जो से कम हैं उनके उससे भी सफाई का अभी तक नहीं हो पाया। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन थी 87 में और उसके बाद जो सारी की सारी इतना कि भाई उनको अपने सफाई करनी चाहिए, लेकिन इंडस्ट्रीज का अभी भी क्रोमियम जो है वहां पे पूरे का पूरा ढेरों के ढेर जो है वो वहां पड़े हुए हैं और वो क्रोमियम से जो खतरा हो रहा है कि रोज की जो 30 से 35 मेट्रिक टन जो है रोजाना निकल रहा है। तो ये तो हजारों टन जो है वहां पे अगर हम क्रोमियम ही पैदा कर रहे हैं और उसकी भी नहीं देख रेख कर रहे, तो एक जगह मैं बता रहा हूँ, एक जगह की आप बात कर रहे हैं, कानपुर की बात। और अगर ये कानपुर को भी नहीं कंट्रोल कर पाए हैं, अभी 30 साल हो गए हैं और वहां पे राज्य सरकारें भी और केंद्रीय सरकार दोनों ने अपनी तरफ से जो हिम्मत है पूरी कर ली है। मेरा तो ये कहने का है कि जब 30 सालों से गंगा का अभियान चल रहा है और भारत सरकार ने जब सितंबर 85 में
बनारस से शुरू किया था राजीव गांधी जी ने, और उसके बाद से 30 सालों में अगर गंगा जी का 100 किलोमीटर भी साफ हो गया होता तो तब भी हम कहते कि भाई हाँ बहुत बड़ी जो है वो इसमें कामयाबी मिली है। बिंदेश्वरी पाठक जी, आप जो एमसी मेहता साहब कह रहे हैं कि 30 साल में जो काम नहीं हुआ, आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी की सरकार 3 साल के भीतर यह लक्ष्य हासिल कर लेगी? क्योंकि इनका कहना है कि 30 साल में हमने 100 किलोमीटर की भी सफाई नहीं करी है, तो गंगा तो हजारों किलोमीटर बह रही है। कठिनाई कहां पर है? कठिनाई है प्रधानमंत्री बदल जाते हैं, सरकार का कार्य करने का तरीका नहीं बदलता है। तो अब प्रश्न उठता है ये कि यदि गंगा किनारे जितने भी फैक्ट्री लगे हुए हैं, रोज का रोज यदि उसका मॉनिटरिंग किया जाए और जो नहीं करते हैं उनको दंड दिया जाए और उनको क्या कठिनाई है उसको सुधार किया जाए, तो कोई कारण नहीं है कि नहीं होगा। दूसरा है कि जो सीवरेज सिस्टम है, तो सीवरेज सिस्टम में अभी रिपोर्ट आया है कि दिल्ली में जो शहर है उसमें भी 69% ही ट्रीटमेंट सीवेज का हो रहा है। जो प्रधानमंत्री ने माइंड इग्नाइट किया है इंडियंस को गंगा के लिए, सफाई के लिए, सबके लिए, एक 80 घाट साफ करने का था जिसमें 70 वर्ष से मिट्टी जमी हुई थी जी, उसको हमने 2 महीने में करा दिया। बगल में एक मिट्टी जमी हुई है जो प्रधानमंत्री स्वयं गए थे, उस समय कहा गया उनको कि भाई एक संस्था का नाम नहीं लेंगे, कि उनको कहा गया है करने के लिए। प्रधानमंत्री गए हुए वहां से 3 महीने हो गए, आज तक कोई उसमें हाथ नहीं लगाया उसने। जी, तो जिसने हाथ नहीं लगाया उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? चंद्रभूषण जी, आप क्या सहमत है इस बात से? और फिर मैं उसी सवाल पर आता हूं, जो काम 30 साल में नहीं हुआ वो 3 साल में क्या आपको लगता है ये सरकार कर पाएगी, और कर पाएगी तो क्या चुनौतियां उसके सामने देखते हैं आप? निश्चित रूप से बिंदेश्वरी जी ने जो बातें रखी हैं वो प्रामाणिक है, तथ्यपरक है। ये चुनौती तो है कि आज जो कानपुर अगर आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में 687 उद्योग जो है नदियों के गंगा के किनारे हैं जी। 764 में 687 केवल उत्तर प्रदेश में है। तो गंगा की सारी चुनौतियां जो है उत्तर प्रदेश में है। और मेरा ये मानना है कि ये सारी चीजों को करने की दृष्टि से वर्तमान में जो हमारे माननीय मंत्री जी उमा भारती जी हैं, उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता पे तो सवाल नहीं उठाया जा सकता। क्योंकि अभी 1-2 बैठकों में मेरा भी संवाद हुआ तो मुझे समझ में आ रहा है कि जो 2020 का उन्होंने समय तय किया है, तो उस हिसाब से वो जो टारगेट लेके चल रही है निश्चित रूप से कर पाएंगे, भरोसा मैं कर पा रहा हूं। लेकिन औद्योगिक उत्प्रवाह का जो मामला है उसको रोकने के लिए बहुत ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। और इसमें राज्य सरकार की जो मशीनरी है, जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सबको बहुत ईमानदारी से लगना होगा। और इस दृष्टि से मैं समझ पा रहा हूं कि आगे आने वाले समय में अगर ऐसे ही जन चेतना बनी रही तो ये बहुत बड़ा लक्ष्य नहीं है। कम से कम इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट को तो हम 100% रोक लेंगे, रोक सकते हैं, क्योंकि 764 में 685 यूपी में ही है। एक जागरूकता फैलाने की कोशिश हो रही है लोगों के बीच। और दूसरा जो बिंदु आया वो राजनीतिक इच्छा शक्ति का आया। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई दे रही है, उमा भारती जी में भी दिखाई दे रही है, प्रधानमंत्री जी में भी दिखाई दे रही है। आपको लगता है ये 2 फैक्टर ऐसे हैं जो कि एक टर्न अराउंड कर सकते हैं इस पूरे मामले में? इस समय जो श्रीमती उमा भारती हैं वो तो सिंसियर हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो उन्होंने अनाउंस किया हुआ है। अब बड़ी बात यह है कि करेगा कौन इसको? करने के लिए जो है, जैसे यूपी जल निगम है या बाकी के जल निगम है, उनमें उनका जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने 30 सालों से तो सफाई कर रहे हैं, वो फेल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं। क्यों नहीं ऐसा होता कि उसके जगह दूसरी एजेंसी जो किया जाए जिससे कि उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। और जब तक उसको अकाउंटेबल नहीं बनाते तब तक जो है वो नहीं होगा। और ये चीजें जो है रोजाना मैं कोर्ट में होता हूं, मुझे मालूम है क्या हो रहा है वहां पे। और जब अब मैं उदाहरण दिया था एक कानपुर का कि वहां पे एक क्रोमियम पड़ा हुआ है 400 मेट्रिक टन, उन्होंने कहा उसको उठा नहीं सक रहे, 1 साल हो गया, तो अब आगे क्या होगा? बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए, आपने सही कहा। तो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं एमसी मेहता साहब की, अकाउंटेबिलिटी दरअसल तय होनी चाहिए। चंद्रभूषण जी, आप
इस पर क्या कहेंगे? अकाउंटेबिलिटी तय करने की बात है। अगर उत्तर प्रदेश के आप अगर उदाहरण लें, उत्तर प्रदेश की हम बात करें, कानपुर का जिक्र एमसी मेहता साहब ने भी किया, पूरे उत्तर प्रदेश में देखो तो अकाउंटेबिलिटी कैसे फिक्स हो? दरअसल कि जो लोग जिनको ये काम दिया गया, अगर वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी जवाबदेही तो तय होनी ही चाहिए ना। जी जी, निश्चित रूप से एक गंभीर सवाल है। और उत्तर प्रदेश में आप इसी समझ लीजिए कि यहाँ ज्यादातर काम जल निगम को दिया गया है जी, और जल निगम में अभी इनके पास पूर्णकालिक एमडी नहीं है। पिछले काफी दिनों से इनके पास एमडी नहीं है। इनके पास कई परियोजनाएं हैं जो शुरू नहीं हो पाई हैं, कुछ परियोजनाएं शुरू हुई हैं तो बीच में पड़ी हुई हैं। तो ये जो है पूरा का पूरा सरकारी सिस्टम के जो दुर्गुण है उसका शिकार है। तो मुझे मेहता जी की बात अच्छी लगी कि कहीं न कहीं से जो ये कार्यकारी एजेंसियां हैं, अगर इनको नहीं सुधारा जाएगा तो हम ये तस्वीर नहीं बदल पाएंगे। जो 30 साल में हुआ वही आगे भी होगा। इसलिए ये तो आवश्यक है कि कार्य करने वाली मशीनरी जो है वो एक अच्छी मशीनरी तैयार की जाए जो पारदर्शी हो, जिसका रेगुलेशन प्रॉपर रूप में किया जाए, डे बाय डे मॉनिटरिंग किया जाए, और इसमें बहुत ही दृढ़ता के साथ, बहुत ही कड़ाई के साथ उनको दंडित भी करना पड़ेगा, तो किया जाना चाहिए। यूपी में हमें नहीं लगता कि उत्तर प्रदेश की सरकार नदियों को लेकर के, गंगा को लेकर, पानी को लेकर के संवेदनशील है। और उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कुछ संवेदनशील हो भी है तो जल निगम विभाग तो एकदम नहीं है। और जल निगम विभाग का जो महकमा देख रहे मंत्री जी हैं, उनको नदियों से कोई लेना देना नहीं है। एमसी मेहता जी साहब, यहीं पे मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें राज्य सरकारों की भूमिका बहुत अहम हो जाती है। आखिर बिहार में है, उत्तराखंड राज्य सरकार आ जाती है, उत्तर प्रदेश की सरकार, पश्चिम बंगाल तक हम देखते हैं कई राज्य सरकारों की इसमें भूमिका होती है। आप कैसे देखते हैं केंद्र सरकार एक बड़ी योजना लाती है, नमामि गंगे, एक गंगा स्वच्छता का मिशन शुरू करती है, मिशन मोड में आती है, मंत्रालय गठित कर दिया जाता है, सब कुछ हो, लेकिन दरअसल केंद्र सरकार लक्ष्य तभी हासिल कर पाएगी जबकि राज्य सरकार इसमें पूरा सहयोग करे। राज्य सरकार कैसे ऑन बोर्ड आ सकते हैं इसमें? देखिए, ऐसे है कि जो राज्य सरकारों ने अभी तक जितना पैसा जो भारत सरकार से मिलता है उस पैसे का बहुत दुरुपयोग हुआ है। और उसमें इतना ही नहीं बल्कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ने भी जो है वो अपनी रिपोर्ट में कहा है। और उसमें इतना ही नहीं बल्कि उसके अलावा आप देखिए कि वहां की टेक्नोलॉजी, अब जैसे हमें बहुत चीजों का ध्यान करना पड़ेगा कि टेक्नोलॉजी जो है वो कौन सी इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पे। अब जैसे कई जगहों में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, अब जैसे नीदरलैंड से जो है वो लिए और वहां पे जो है वो विफल हो चुकी है, वो टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी है। और फिर जब आप ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हो तो आपको बिजली 24 घंटे चाहिए। बिजली अगर 18 घंटे वहां होगी भी नहीं तो आपका प्लांट क्या चलेगा, वो कैसे होगा। और इसके साथ बड़ी बात यह है कि इतना हमें 764 या जितनी इंडस्ट्रीज है उन्हीं की बात नहीं करनी होगी, हमें एक होलिस्टिक एटीट्यूड लेना पड़ेगा। और उससे जो है वो जितना भी हमारा जो इसमें जितनी स्टेट्स हैं उन सबको, मेरे हिसाब में तो सबसे बढ़िया तो यह है कि स्टेट्स को 500 मीटर का जो हिस्सा है गंगा जी के दोनों तरफ जो हाई टाइड जो जहां से है रिवर का, वहां से जो है वो उतना 500 मीटर का हिस्सा जो है कम से कम छोड़ना पड़ेगा। ये जो 500 मीटर वाली बात है ये आई है एमसी मेहता साहब, इसमें सरकार ने कहा है कि वो जो निर्मल गंगा सहभागिता जो मिशन के तहत उसने कहा है कि जो 118 गंगा के तट पर बसे शहर हैं उनकी जो स्थानीय निकाय हैं उनको साथ लेकर, ऑन बोर्ड लेकर इस पर काम किया जाएगा कि 500 मीटर के दायरे में कुछ ना हो। अब ये जब स्थानीय निकायों को साथ लेने वाली बात है, आपको लगता है कि ये एक पहल जो है ये एक रिजल्ट दे सकती है क्या? जी, ये दे सकती है, लेकिन उस 500 मीटर के अंदर तो ये चमड़े के कारखाने भी हैं, उसमें कई इंडस्ट्रीज हैं, तो उसको रीलोकेट करना होगा। क्योंकि जब तक ये रीलोकेट नहीं होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स भी थे कि इन इंडस्ट्रीज को ठीक होना चाहिए, लेकिन कुछ समय के लिए तो ठीक हो गया, उसके बाद फिर जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का काम है, सरकारों का काम था कि उसके ऊपर पूरी तरह से अब उसको चेक करते रहना, लेकिन वो नहीं हुए। तो ये जो सॉफ्ट पॉलिसी है इंडस्ट्री की तरफ, और फिर उसके साथ साथ जितने टाउन्स हैं, अब लगभग 200 ऐसे शहर हैं, कस्बे हैं जो पूरे गंगा बेसिन में, उन सबका जो कचरा है वो अल्टीमेटली जो है वो गंगा जी में जा रहा है। बिल्कुल। तो ये चीजें जो है जब तक हमें इसकी पहल नहीं करेंगे, आप एक कारखानों को तो आप कर लेंगे, लेकिन
जो सारे का सारा जो गंदगी है वो शहरों की जो सीधा गंगा जी में जा रही है, उसका क्या करेंगे? तो ये बहुत गंभीर जी, गंभीर बहुत विषय और चुनौतियां बहुत। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि एमसी मेहता साहब ने तकनीक की भी बात की और नई सरकार का ऐसा कहना है कि केंद्र की सरकार का ऐसा कहना है कि कई देश इसमें सहयोग करना चाहते हैं, तकनीक देना चाहते हैं और कई देश जो है इसमें आर्थिक सहयोग भी करने को तैयार हैं। क्या विदेशों से कई अन्य देशों का जो सहयोग है क्या वो लिया जा सकता है? क्योंकि पिछले उदाहरण बहुत उत्साह बढ़ाने वाले नहीं है, लेकिन क्या ये नई सरकार ऐसा सोचती है तो क्या ये ठीक रहेगा? इस पर बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। चंद्रभूषण जी, ब्रेक पे जाने से पहले हमने स्थानीय निकायों की बात की, उत्तर प्रदेश की बात आपने उठाई थी। अब ये जो स्थानीय निकायों को साथ लेने की बात है, रिलोकेट करने की बात है, जो उद्योग है, इसको लेकर आपको कैसे लगता है कि राज्य सरकारों को कैसे ऑन बोर्ड लिया जा सकता है और क्या चुनौतियां रहेंगी इस पूरे मसले पर? देखिए, पूरे विषय में जो प्रेरणा का स्तर है, जो मोटिवेशन लेवल है, नदियों को लेकर जो संवेदना का स्तर है वो बहुत कम है। हम केवल गंगा नदी के किनारे की बात नहीं करना है कि गंगा की जो पूरी बेसिन है उसके जो तमाम नदियां, उप नदियां, सहायक नदियां हैं, उनके लेकर के, उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उस पूरे बेसिन में जो भी उद्योग धंधे हैं उनके प्रबंधन को लेकर काम करना होगा और इसमें बहुत ही मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति को दिखाने की जरूरत है। एमसी मेहता साहब, इसमें तकनीक की जब बात आती है तो तकनीक के स्तर पर आपको लगता है कि क्या, क्योंकि अभी उमा भारती जी ने कहा था कि भाई कई देशों से इस तरह के सुझाव आ रहे हैं, इस तरह की निमंत्रण आ रहे हैं कि हम इस काम में अभियान में जुड़ना चाहते हैं, गंगा की सफाई के लिए तकनीक देना चाहते हैं, आर्थिक मदद भी करना चाहते हैं। हमें पैसे की जरूरत नहीं है, गंगा जी जो है वो हम पूरा देश जो खुद सक्षम है गंगा जी को साफ करने के लिए, लेकिन बड़ी बात यह है इच्छा शक्ति की, और इच्छा शक्ति तभी और एक सूझ की। अब बड़ी बात यह है कि जब तक मेरा तो सबसे बड़ा ये कहने का है कि अगर 500 मीटर का गंगा जी के दोनों तरफ जो है वो स्टेटों के पास नहीं हिस्सा होना चाहिए। वो जो है वो पूरा जो है वो हिमालय से लेके बे ऑफ बंगाल तक जो है वो सारे का सारा वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आना चाहिए, क्योंकि जब हम इसको नेशनल गंगा जी को जब एक नेशनल रिवर का स्टेटस दिया है तो नेशनल रिवर का स्टेटस जो है वो एक यूनिक है, एक अलग है। आपने बहुत सही कहा कि कम से कम ये एक बहुत बड़ा सुझाव है। एक अंतिम बात आपसे जानना चाहता हूं, जो कानून बनाने की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि कड़े कानून बनाने से कुछ होगा? आप जी हाँ, कड़े कानून जो है वो बहुत जरूरी है और फिर ये सारे का सारे इसके लिए जो है वो जो अथॉरिटी है वो, और फिर अभी उमा भारती जो वाइस चेयरपर्सन है, लेकिन उनके पास पूरी पावर्स भी होनी चाहिए कि वो कुछ कार्य कर पाए। बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन जाहिर तौर पर अब ये चुनौतियां देश के सामने जो आ रही हैं, जिसको देखना है कि नई सरकार जो है, एक साल हालांकि सरकार को पूरा होने जा रहा है, कैसे इन चुनौतियों से निपटती है। बहुत बहुत शुक्रिया एमसी मेहता साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पांडे जी आपका भी, चंद्रभूषण जी हमारे साथ जुड़े लखनऊ से, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, और इसके अलावा इस बीच, इस बड़ी चर्चा के अलावा इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। आरटीआई कार्यकर्ताओं पर जो हमले हैं, जो उनकी हत्याएं हो रही हैं, वो जारी है। मामला दिल्ली से जुड़ा हुआ है। दिल्ली के आरटीआई कार्यकर्ता चेतन प्रकाश शर्मा, जो दिल्ली के डाबड़ी इलाके में रहते हैं, वो अपने घर के पास ही विश्वास पार्क है, वहां घूमने गए थे। उन पर बदमाशों ने 3 राउंड गोलियां चलाई और गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि वो डीडीयू अस्पताल में भी भर्ती हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे हुए हैं। हालांकि बदमाशों को अभी तक पकड़ा नहीं गया है, लेकिन पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। देश की शीर्ष अदालत ने देश में गुमशुदा हो रहे बच्चों पर नाराजगी और चिंता जाहिर की है कि सरकार आखिर इतनी निष्क्रिय क्यों है। साथ ही जो महिला विकास बाल कल्याण मंत्रालय है उसके ऊपर 50,000 का जुर्माना भी शीर्ष अदालत ने लगाया है। कहा है कि आखिर जो बच्चे गुम हो रहे हैं, इससे पहले कोर्ट ने 31 मार्च तक का पूरा ब्यौरा मांगा था, आंकड़ा मांगा था, लेकिन आंकड़े कोर्ट को मुहैया नहीं कराए गए। और इस बाबत जो मंत्रालय है उसके जो अध्यक्ष हैं, जो संबंधित मंत्रालय है, उनका पद खाली पड़ा है। एक आरटीआई के तहत ये सूचना सामने आई है कि जो कि 2008 से लेकर 2010 के बीच करीब 1,14,480 बच्चे गुमशुदा हो गए हैं। तकरीबन सालाना 1 लाख बच्चे गुम हो जाते हैं।
सूचना अधिकार कानून का मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना। किसी भी सरकारी विभाग में आरटीआई डालकर किसी भी काम, किसी भी सूचना को उपलब्ध कराने से वहां पर पारदर्शिता बढ़ती है। डीओपीटी ने एक निर्देश दिया है कि जितने भी सरकारी विभाग में बैठे जो अधिकारी हैं वो अपने संपत्ति का ब्यौरा ऑनलाइन कर दे, और वो जो सरकारी कार्यालय जो समय है 10 से 4 या 10 से 5, उसके बाद का जो समय है उसमें बैठकर वो अपनी जितना भी संपत्ति का ब्यौरा है वो ऑनलाइन कर दे। इन सब चीजों को देखते हुए जो अधिकारी हैं 4 के बाद वो ऑनलाइन संपत्ति के ब्यौरा डाल रहे हैं, जिसकी वजह से ये शिकायतें डीओपीटी तक पहुंच रही हैं कि इंटरनेट का स्लो प्रोसेस काफी देरी से हो रहा है। इसकी वजह से काफी देर से जो ब्यौरा है वो अपडेट होता है। तो इसमें डीओपीटी ने कहा है कि आप गूगल क्रोम का सहारा लीजिए, जिससे आपका जो ब्यौरा है, जो आप डेटा डाल रहे हैं, वो जल्दी से अपडेट हो जाएगा। दिल्ली मेट्रो दिल्ली की लाइफलाइन बन चुकी है। सूचना के अधिकार कानून से ये मामला सामने आया है कि कोई आरटीआई लगा करके कार्यकर्ता ने पूछा था कि अब तक कितने हादसे हुए, तो पता चला कि 2002 से 2014 के बीच में लगभग 164 हादसे हुए हैं और उसी में लगभग 188 की मौत हो चुकी है। हालांकि मुआवजे के तौर पर अब तक 7 करोड़ 36 लाख रुपए मेट्रो ने मुआवजा दिया है। खबर मध्य प्रदेश के विदिशा से जुड़ी हुई है। यहाँ पर एक आरटीआई कार्यकर्ता ने अस्पताल के मरीजों को जो मेन्यू है, जो उनको 2 टाइम जो खाना दिया जाता है, उसके बारे में जानकारी मांगी थी, और साथ ही जो उसका जो टेंडर निकला था, जो कैंटीन है, उसके बारे में जानकारी मांगी थी। लेकिन ना तो उसकी जानकारी दी गई और ना ही इस पे खर्च होने वाला जो फंड है उसकी जानकारी दी गई। जो कि यहाँ मामला ये सामने आया है कि अस्पताल में बहुत सारा जो फंड है वो गैर जरूरी खर्च होता है और उसमें कई मामले भ्रष्टाचार के संलिप्त हैं। अब आरटीआई कार्यकर्ताओं को इस पे इंतजार है कि उनको सूचनाएं जल्द से जल्द मुहैया कराए। सूचना अधिकार कानून की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत का जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां पर भी भारत के तर्ज पर ही आरटीआई कानून बन रहा है। भारत का जो आरटीआई कानून है 2005 में आया था। यहाँ सामाजिक कार्यों पर लोगों ने आरटीआई लगाई, कई विकास कामों को आरटीआई से गति मिली। सरकारी जो कार्यालय हैं, आरटीआई की वजह से वहां पर पारदर्शिता बढ़ी, भ्रष्टाचार में काफी कमी आई है। इन सब चीजों को देखते हुए श्रीलंका सरकार ने यह फैसला किया है कि भारत के तर्ज पर ही आरटीआई कानून बनाया जाएगा। पिछले दिनों श्रीलंका में जब संसद चल रही थी तो संसद में आरटीआई कानून पास किया गया। अब श्रीलंका में रहने वाला कोई भी नागरिक आरटीआई डालकर श्रीलंका के किसी भी सरकारी विभाग से सूचना ले सकता है। तो ये था आरटीआई इस हफ्ते, और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहे तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का हक, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और हमारे ट्विटर हैंडल का एड्रेस आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस हफ्ते इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। जानने का हक